असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही कोशिश में सफल हुए हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जिनमें से एक नाम है लक्ष्मी। मैं आज आपके सामने यहां पर बुलाना चाहता हूं लक्ष्मी दुबे। एक बार एक प्रयास असफल रहा, लेकिन दूसरी बार ऐसा वार किया कि चारों खाने चित कर दिया। जो मुश्किलें थी उन सभी को, तो मैं यहां पर इनवाइट करना चाहता हूं लक्ष्मी को। लक्ष्मी प्लीज आइए। लक्ष्मी, सबसे पहला सवाल तो ये पूछूंगा, असफलता के बारे में बात करते हैं कि क्या लगा था आपको कि आपका नीट का पहला प्रयास असफल रहा, जहां पे आप अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी, अच्छे स्टडी करने के बावजूद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए। उस दिन का फीलिंग मुझे पहले बताओ और फिर हम चर्चा करेंगे आज के दिन के लिए कि जिस दिन आप सफल हो गए, राइट? तो क्या लगा था बेटा उस वक्त आपको कि जब आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो बाकी आपके फ्रेंड्स के आ गए थे? वो दिन और आज का दिन बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल से। तो आप मुझे बताइए, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बताइए कि असफलता भी कैसे हम हमारे अंदर उसकी जोत जलाए रखते हुए सफलता कैसे प्राप्त कर सकते। तो क्या लगा आपको तब जब आपका रिजल्ट आया था? हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था 502 मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लाइक 2 ईयर की जर्नी है, सबको पता है, सब अपना बेस्ट देते हैं। वैसे ही मैंने भी अपना बेस्ट दिया था एंड मार्क्स भी तो दिए थे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड कि 600 तक आ जाएंगे। बट जिस दिन मेरा रिजल्ट रात में स्कोर कार्ड ओपन हुआ तो इट शोड ओनली 502। सो तब इतना बुरा लगा, इतना लाइक कि ऐसे समझ ही नहीं आया कि क्या गलती हुई, क्या ये हुआ। ऐसे उस मोमेंट के लिए लगा कि लाइक एवरीथिंग इज़ वेस्टेड ऑफ 2 years। मतलब ऐसे बिल्कुल ही नहीं लगा कि आई हैव, मेरा हार्ड वर्क पे ऑफ हुआ या कुछ हुआ, सब एकदम ये हुआ। फिर आई क्राइड अ लॉट फॉर अ वीक, आई गेस फॉर अ वीक मैंने बहुत रोया होगा। फिर उसके बाद बहुत ही बुरा लगा। फिर डैड ने मेरे को सबसे पहले बोला कि यू हैव दैट स्कोप, यू कैन ट्राई इट वंस मोर। फिर उसके बाद हमने रिपीट का जब चालू किया तो फिर मैं टीचर्स के पास आई क्लास में। तो एवरीवन वाज लाइक कि नहीं लक्ष्मी, तू बनेगी डॉक्टर, तूने एक और बार ट्राई करना ही चाहिए। तो फिर टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। डैड तो हमेशा से थे ही कि नहीं, एक और ट्राई देना ही चाहिए, यू आर मेंट टू बी अ डॉक्टर। फिर मैं वापस से जब क्लासेस डिसाइड करने का आया तो आई चोज दी सेम क्लासेस बिकॉज टीचर्स यहाँ के मैं बहुत कंफर्टेबल थी। दे न्यू माई वीक पॉइंट्स, माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो आई न्यू कि अगर मैंने यहाँ से रिपीट किया तो मेरे जो वीक पॉइंट्स है उन पे ज़्यादा वर्क होगा, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी साथ में लिए जाएंगे। तो एक मेरा टीचर्स के साथ यहाँ पे बहुत कंफर्ट लेवल था। तो फिर आई चोज दी सेम क्लासेस। फिर जब यहाँ पे रिपीट करने के लिए आए तो टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। लाइक सब यही बोले कि तूने मेहनत बहुत की थी, तेरा दिन खराब था। आई स्टिल रिमेंबर महाजन सर ने मुझे हमेशा यही बोला कि तूने बहुत मेहनत की थी पर तेरे दिन उस दिन खराब था। तो वो वर्ड हमेशा मेरे दिमाग में रहा कि यस, लोगों को पता है मैंने मेहनत की थी, आई नीड टू वर्क मोर। तो फिर इसलिए उस टाइम पे फिर ऐसे आई डिसाइडेड कि अभी एक और चांस देते हैं खुद को। यानी और एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप हमेशा टॉप रेंज में रहते थे, राइट? अच्छे मार्क्स रहते थे, आपके फ्रेंड्स भी, आपका सर्कल भी वैसे ही था। तो जब उनको फेलिसिटेट किया जाता था तो क्या लगता था आपको उस टाइम? उनको स्टेज पे देख के खुद बैक सीट पे बेंच पे बैठना, वो सिनेरियो ही बहुत ही मतलब ऐसे हार्ट ब्रेकिंग था। लाइक कि मेहनत की, सब किया, फिर भी आज वो वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। वो देख के एक जो फीलिंग आती थी ना, वो ऐसे अभी बोल ही नहीं सकते। लाइक वो उस टाइम की फीलिंग थी जो बहुत बुरी थी। लाइक
तुम उसे कभी भूल ही नहीं सकते, बट स्टिल फिर हम हमेशा वो मोटिवेशन से बात टीचर्स से मिलते थे हम लोग, फिर टीचर्स हमको हमेशा मोटिवेट करते थे, फिर हम वापस से अपना वो रैंप एक जो रहता है वो मेंटेन होता था, फिर वापस से पढ़ाई चालू हो जाती थी। क्या बात। और ये उन चीजों की, जिन चीजों की आपको तकलीफ हुई पहले, कि वही बाद में आपकी स्ट्रेंथ बन गए कि नहीं अब तो मुझे क्रैक करना ही है किसी भी हालत में। बिल्कुल करना ही था, मतलब इस बार सबका इतना सपोर्ट एनकरेजमेंट था, खुद के अंदर ये था कि आई कैन बी अ डॉक्टर, तो करना ही था। तो अभी आपके रियल जर्नी में, रिपीट में आपका क्या जर्नी था उसके बारे में पहले बात करते हैं, राइट। बेटा सबसे पहले सबको ये बताओ कि जब रिपीट में शुरुआत की थी, तो अभी आपने थोड़ा सा एक लाइन बोला, मैं उसको वापस एक बार दोहराना चाहता हूँ कि आपने आपके मेंटोर्स को चूज किया, जो पहले ही आपके मेंटोर थे उन्हीं को वापस चूज। इसके पीछे रीजन था कि आप कंफर्टेबल थे उनके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आपके जो प्रीवियस मेंटोर्स थे, उन मेंटोर्स को पता था कि आपके लैक्यूनास क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस वजह से आप वापस उन्हीं के पास गए, बिकॉज मेंटोर्स पे आपका काफी भरोसा था, राइट। और बाद में वही आपकी ताकत है सबसे बड़ी, कि जब जब वो मोटिवेट करते थे तो आपको अच्छा लगता था कि और आप ज्यादा काम करते थे, राइट। सबसे पहले की शुरुआत जो की आपने, एकदम ग्राउंड जीरो से शुरुआत की, या फिर आपको ऐसे लगा कि मेरे चैप्टर्स हो चुके हैं तो मैंने ऊपर भी पढ़ लिया तो चले? नहीं, मैंने सारे चैप्टर्स वापस से वो सबको बताएं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि ये चैप्टर हो चुका है तो लीव इट। मैंने सारे चैप्टर्स वापस से, बल्कि बहुत बार उसको पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसको अंडरलाइन, उतना ही वेटेज दिया, उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। मैंने कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं लाइटली नहीं लिया कि लास्ट ईयर हो चुका था मेरा। क्या बात है। तो ये गलती रिपीट में होती है काफी लोगों की, कि वो अगर चैप्टर्स हुए हैं तो क्या करते हैं, डबल ट्रैक पढ़ाई शुरू कर देते हैं शुरुआत से। तो गलत बात है। डबल ट्रैक करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था। आई रिमेम्बर मैंने चौहान सर से भी बात की थी उसके बारे में कि सर मैंने स्टार्ट कर देना चाहिए अभी जो मेरे 12th के चैप्टर्स है, बिकॉज मेरे वो थोड़े वीक थे, मुझे पता था, पर सर ने बोला कि नहीं, जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। एंड आई टू रियलाइज इट लेटर कि जो चल रहा है उसको ध्यान दोगे तो वो और बेटरली होगा, उस पर कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। अगर हम उस चक्कर में 12th का तब करेंगे जब 11 चल रहा है तो दोनों भी मैनेज नहीं हो पाते, बिकॉज ऑलरेडी एक हेक्टिक शेड्यूल होता ही है। राइट। और आपके क्लासेस आई थिंक दो यानी 6 घंटे क्लासेस रहते थे, तो 6 घंटे का क्लास शेड्यूल, फिर घर जाके उसका रिवाइज करना और फिर उसमें एक्स्ट्रा काम करना है, तो ऑफ कोर्स आपके पास टाइम नहीं बचेगा। हाँ, तो सबको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप जब डिफिकल्ट चैप्टर्स को या बेसिक चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं तो बस उसी को ज्यादा फोकस करके पढ़ाई किया करो, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ना ये बनेगा ना वो बनेगा, दोनों में नुकसान हो जाएगा। शुरुआत जब करोगे रिपीट की, तो बच्चा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब आपके फ्रेंड्स बात करते हैं ना तो आपको ज्यादा रियलाइज होता है, ज्यादा टच करती है वो बातें, क्योंकि आपके मेंटर्स तो आपको हमेशा बताते ही रहते हैं ये करो, वो मत करो, ये ऐसा करो, लेकिन कैसा होता है ना, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो जब बात करते हैं तो काफी लोगों की यही फीलिंग है कि सर ये ज्यादा अच्छा लगा, और वो उसको फॉलो करते हैं आपको। तो आपको भी वही करना है। शुरुआत में आपकी स्ट्रेंथ पहले दिखने दो, उसको मार्क्स में कन्वर्ट होने दो, राइट। अगर बेसिक भी चैप्टर्स है तो उनमें टेस्ट होने के बाद आपके कितने मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे जज करो कि आपका अच्छा हुआ है कि नहीं। केमिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री पहले से आपका अच्छा था, तो केमिस्ट्री में कैसे जर्नी था आपका इनिशियल शुरुआत से लास्ट तक, एंड तक? रिपीट में? हाँ, रिपीट। जब मैंने मुझे अभी भी याद है, मैंने फर्स्ट डे मैंने 11 का यानी पहला जो सपोर्ट हुआ होगा वो भी बताइए, हाँ। क्योंकि आपने जो चीजें की है उसको 11-12 का सपोर्ट था, हाँ, तो वो भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, मुझे अभी भी फर्स्ट डे याद है, मैंने चौहान सर से ही टाइम टेबल बनवाया था जब मैंने रिपीट स्टार्ट किया था। तो फिर तभी सर ने बोला था कि सारे सब्जेक्ट्स को इनिशियली इक्वल टाइम दो, देखो कि किस में कंफर्टेबल है, फिर डिसाइड करेंगे मार्क्स के ऊपर। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री को 3 आवर्स में, जैसे सर ने बोला था वैसे ही डिवाइड किया था कि मैं 1.5 आवर्स थ्योरी करती थी और 1.5 MCQ को देती थी। तो वैसे ही मैंने वही स्ट्रैटेजी लास्ट तक फॉलो की थी। और मेरे 11th-12th में मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैंने केमिस्ट्री के लिए नोट्स वैसे ही रखे थे, उसी में मैंने आगे कंटिन्यू किया था। तो वो मेरी एक हेल्प थी कि मेरे पास नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, एक बेस प्रिपेयर्ड था, मैंने बस उसमें ऐड ऑन करती गई मैं चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने लेकिन इनऑर्गेनिक
पहले अगर ऐसे बात करेंगे तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने सर के ही नोट्स रखे थे पहले से ही, सर के मतलब जो लास्ट ईयर 11-12 के नोट्स थे और जो रिपीट के नोट्स थे उसी को ही सिर्फ रेफ़र किया मैंने, और कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ऑर्गेनिक के लिए यूज़ नहीं किया। एंड वो बेस्ट मटेरियल है, वो मैं अभी भी बोलूँगी, उसके आगे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसमें उसके जो क्वेश्चंस थे, जो थ्योरी थी, सब परफेक्ट थी। तो ऑर्गेनिक के लिए दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। फिर इनऑर्गेनिक के लिए आई जस्ट रेड एनसीईआरटी, और उसको मैंने जैसे कि सर के C3 के जो नोट्स मिले थे हमको, उसमें सब एकदम ऐसे ब्लॉक में बना के दिया था। सो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो मैं इनऑर्गेनिक के लिए आई यूज्ड टू रेफर दैट नोट्स ओनली। उसमें मैंने मतलब हाईलाइट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी एवरीथिंग वाज पॉइंट टू पॉइंट। तो आई यूज दैट बुकलेट फॉर इनऑर्गेनिक, और मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ के उसका जो हाईलाइट पॉइंट्स थे वो अपने बुकलेट में लिख लिए थे। अच्छा, बुकलेट में एक जगह पे हाँ, मैंने मतलब ऐसे पेजेस लगा दिए थे जो मुझे लगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट है। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी उसके लिए नहीं किया। एंड फॉर फिजिकल मैंने अपना एक सेपरेट ओनली फॉर फॉर्मूलाज एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट के लिए एक अलग से नोटबुक बनाई थी। एंड उसके अंदर ही मैं अपने जो मिस्टेक्स रहते थे आई यूज टू नोट इट डाउन देयर ओनली इन द फिजिकल वाले नोट्स। तो फिजिकल के लिए मैंने वो अपने लास्ट में वो एक बार नोट्स रिवाइज किए। एंड MCQ के लिए मैंने एनअवस्थी यूज़ किया था, और हमारी जो बुकलेट थी C3 की वो दोनों भी सॉल्व की थी, बिकॉज बुकलेट तो कंपलसरी थी, क्लास में सर चेक करते थे हमारी, तो वो तो कंप्लीट सॉल्व थी मेरी। फिर उसमें भी मैंने जो मेन थे हाईलाइट करके एंड एनअवस्थी एक्स्ट्रा सॉल्व की थी। वाओ, वेरी गुड। तो आपने शॉर्ट में सारी चीजें बता दी थी। तो आपने जो नोट्स पढ़े थे और फाइनल एग्जाम जब चल रहा था, राइट, तो क्या लगा आपको कि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में दिख रहा है कि नया है या ज्यादा एप्लीकेट कर रहा है, यानी क्या फीलिंग था आपका एग्जाम का? तो थोड़ा सा याद कीजिए उसको। हाँ, एग्जाम आवर्स में आपको क्या फील हो रहा था? जो पढ़ा था वही याद आ रहा था या कुछ ऐसे लग रहा था? बेसिकली जब मैंने केमिस्ट्री का पेपर बायो के बाद अटेम्प्ट किया था, तो जब मैंने उसको ओवरलुक किया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि डिफ़िकल्ट मेरे लिए जा रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ। तो फिर मैंने तब सोचा कि अभी थोड़ा काम होते हैं, बिकॉज पेपर को थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर वैसे करके फिर जब मैंने सॉल्विंग चालू की तो इट वाज लाइक ओके, ठीक है, मतलब हो रहे थे क्वेश्चन स्टार्टिंग के तो सॉल्व। फिर लाइक नोट्स बार बार याद आए, मतलब फिजिकल के लिए कि हाँ वो फॉर्मूला वहाँ लिखा था, तो वैसे याद आ रहा था। ऑर्गेनिक का भी याद आ रहा था कि हाँ सर ने ये ट्रिक बताई थी, तो फिर इसके थ्रू वो हो रहा है। तो ऐसे करके आई सॉल्व्ड इट। यानी कितने बार रिवाइज हो गया होगा पूरा या चैप्टर? ऐसे एक चैप्टर तकरीबन ज़्यादा लगा है ओनली इन रिपीट ना? हाँ, रिपीट आई गेस आराम से 5 टाइम्स से तो आराम से हुआ होगा। हाँ, आराम से मिनिमम 5 टाइम्स मिनिमम। और फिर केमिस्ट्री में जब आप 1.5 इयर्स का 2 शेड्यूल बनाया था विजन के लिए और MCQs के लिए, तो 1.5 इयर्स में जो MCQs आप कर रहे थे, कितने MCQs होते थे? क्योंकि 2 लेक्चर्स आपके चलते थे, तो MCQs कितने होते थे और उसको कैसे करते थे? लाइक बेसिक स्टार्टिंग में मेरी स्पीड कम थी, फिर मैंने सर को डिस्कस भी किया था, तो सर ने बोला था कि नहीं 50 क्वेश्चंस 1 घंटे में होने ही चाहिए कैसे भी। तो फिर सर मेरे से हमेशा फॉलो अप लेते थे कि 50 क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मैंने लास्ट में मतलब ऑलवेज आई ट्राइड कि 50 क्वेश्चंस हो जाए, पर अगर कभी नहीं हुए तो 45 तो रहते थे मेरे मिनिमम। वेरी गुड। तो उसमें गलतियां भी होती होगी कि सपोज आपने 50 सॉल्व किए तो 50 में से करेक्ट आए, रॉन्ग आ गए, तो फिर क्या करते थे आप रॉन्ग आने के बाद? रॉन्ग आने के बाद तो बेसिकली आई यूज्ड टू सर्कल इट, और फिर नेक्स्ट डे लेक्चर से पहले हम सब सर के केबिन में जाते थे और फिर बहुत देर उस पर डिस्कस करके डाउट्स क्लियर नेक्स्ट डे ही मैं क्लियर कर लेती थी। यानी कि तुरंत नेक्स्ट डे आप उसको क्लियर कर ही लेते थे? हाँ। और अगर कुछ सिंपल डाउट्स है तो फ्रेंड से डिस्कस? हाँ, तो फ्रेंड से वो जब हम बेसिकली सब बुकलेट ही सॉल्व करते थे, तो बेसिक जो डाउट्स रहे वो ऐसे हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर ले या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते। कोई भी एक बुक अगर आपने ली, बुकलेट की बात करें तो सबने सेम सॉल्व करने की वजह से आपका वो एक बेनिफिट होता था कि जो सवाल आपको नहीं आया दूसरे के से तो अपने आप वो अपना सॉल्व होता था। फिर जो मेन डाउट रहते थे उसके लिए हम टीचर्स के पास जाते थे। वाह, वेरी गुड। और जो चीजें थी, सपोज रिवीजन का भी आपका शेड्यूल सबका सेम था? हाँ। सबको उतना ही रिवीजन करना था, वही सॉल्व करना था, तो एक फ्रीक्वेंसी सभी की सेम थी। हाँ। क्योंकि हमने आपके ग्रुप्स को देखा है, सारे के सारे लोग सेलेक्ट होते,
हाँ, यही बात हम आपको भी बता देते कि ग्रुप अच्छा रखो Yes. ताकि सभी बच्चे एक साथ लग जाते हैं। ये सर हमारे हमेशा हर बार- यही बोलते थे हर कि बार का experience अपना मेंटेन रखो, ग्रुप सब हाँ। लोग साथ में चलो, सब एक दूसरे का देखो। फिर हम लोग सब वैसे ही थे और अभी आज टचवुड सभी सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या बात। तो यही फीलिंग है बच्चों सभी लोगों का। सफलता पाने के लिए मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं मेहनत में उसी में वो आपके mentors आपको हमेशा बताते रहते हैं। तो आपका टच क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपके इस टोटल जर्नी में? मेंटर्स का है तो इम्पोर्टेंस लाइक बहुत ज़्यादा है इस जर्नी में। लाइक आई कैन टोटली बिलीव इन इट कि मेंटर्स का कांटेक्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब हमारा जब 11th इनिश ख़त्म ही हो गया था, 12th स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन आ गया था। हाँ, तो बेसिकली इतना टच नहीं रहा टीचर्स के साथ। लाइक आई यूज टू कॉल देम आफ्टर अ वीक, फिर वो बाद में 2 वीक हो गया, तो फिर वो कांटेक्ट तब नहीं समझ रहा था। लाइक तब समझ लग रहा था कि नहीं, आई एम गोइंग इन अ फ्लो, मेरा पढ़ाई चल रहा है, रोज का चल रहा है, सब सही चल रहा है। बट जब फिर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया और फिर उसके बाद जब मैंने रिपीट चालू किया और फिर रिपीट ऑफलाइन चालू किया था, तो एवरीडे जब टीचर्स से जो कांटेक्ट होने लगा, उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया कि येस आई एम ऑन द राइट पाथ। टीचर्स से मैं अपना टाइम टेबल अप्रूव करवाती थी, स्केड्यूल बताती थी, डाउट्स करते थे। फिर उसके बाद कभी सर रुक के गलतियाँ कुछ रही तो वो भी बताते थे। तो फिर इट फेल्ट कि हाँ, मेंटर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मैंने जब मेरी 11th-12th की जो जर्नी थी और फिर जब रिपीट की थी, तो रिपीट में मैंने बहुत टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रही थी। मैं बहुत लाइक एवरी डे आई यूज्ड टू मीट वन ऑफ देम। लाइक Yeah. कभी महाजन सर, कभी चौहान सर, किसी ना किसी से तो मिलते ही थे। तो फिर इसलिए और फिर जब रिजल्ट आया तो वो भी बता ही रहा है कि मेंटर्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। यू शुड लाइक मीट देम बेसिकली 3 डेज में तो मिलना ही चाहिए। लाइक एक रिजल्ट आ गया, टेस्ट मार्क्स आ गए, तो फिर एक बार जाके उनसे, चाहे कम भी आए, कभी कभी कम आते थे, तो कभी कभी कम आते थे मार्क्स, तो आई रिमेम्बर कि मैं और मेरे फ्रेंड्स ऐसे लाइक थोड़ा अवॉइड करते थे चौहान सर को, क्योंकि चौहान सर पक्का चिल्लाएंगे। हमको पता था कि इतने कम कैसे आ गए, बट स्टिल सर हमको मिल ही जाते थे नीचे, नहीं तो ऊपर की फ्लोर पे। तो फिर सर समझाते थे, फिर नेक्स्ट हफ्ते हम वर्क करके अच्छे स्कोर लाते थे। तो वो एक अलग ही फीलिंग रहती है कि हाँ, हम टच में है, कोई हमारे कांटेक्ट में है, समवन इज कीपिंग अ वॉच ऑन अस, तो हमको करना ही है अच्छे से। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यस, सर ने हम पे कुछ बिलीव किया है तो हमको वो प्रूव करना है। तो इसलिए मेंटर्स के साथ तो बहुत ही कांटेक्ट में रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा खुद एग्जाम्पल है वो। ये जो एक छोटी सी बात आपने बताई कि मार्क्स कम आने पर डर लगता था सर मिलने का, तो अगर वो किसी ना किसी बहाने नीचे ऊपर स्टेयरकेस पे ये मिल जाते थे, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना जरूरी था, है ना? अगर वो नहीं हो पाता था तो आप डिस्टर्ब रहते थे हाँ, ज्यादा, हाँ, राइट? तो ये चीज सबको क्लियर करना चाहिए कि जब भी आपके स्कोर्स कम हो जाते, लो एनर्जी फील करते हो आप, देन मस्ट टू गो टू योर, राइट? सबसे पहले उनके पास जाके पहले कबूलीनामा दे दो कि सब पैसे आ गए, राइट? तो अगर वो नहीं बताएंगे तो वो और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता जाएगा और कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा उसकी वजह से। और जब मिल जाओगे सर से तो मेंटर्स आपको बताएंगे कि बाहर कैसे कर। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनकी वजह से कांटेक्ट मिसिंग हो जाता है या देर लगती है होने में, जो उसी वीक में क्लियर हो जानी चाहिए, है ना? सेम डे या 1 डे आफ्टर एग्जाम। और क्या बताना चाहोगे सफल होने के लिए? आपने मेहनत काफी की है, तो आपके मार्क्स से दिख ही रहा है। टोटल स्कोर कितना आ रहा है बेटा आपका? 611। 611। लोगों ने को कांग्रेट्स करना चाहिए कमेंट्स में। लक्ष्मी के लिए इसमें से आपको क्या मिला, क्या समझ में आया, और ये समझ में आने के बाद आप लोग क्या डिसाइड करने वाले हो वो भी कमेंट्स में लिखो। जब आपका रिजल्ट आएगा तो मैं वो कमेंट्स बाकी लोगों को बताऊंगा किसने कमिट किया था इस दिन। ठीक है? तो केमिस्ट्री के लिए ये सारी चीजें सफिशिएंट है। बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे एक साथ आप करते हैं? बस वो काफी लोगों को दिक्कत होती है कि 3 सब्जेक्ट एक साथ नहीं चल पाते। तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट था आपका? मैंने लाइक एवरी डे आई यूज्ड टू गिव इक्वल
टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। लाइक मैं ऐसे नहीं करती एक दिन सिर्फ फिजिक्स, एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री या एक दिन सिर्फ बायो। मैं हर रोज़ तीनों सब्जेक्ट के लिए मतलब ओवरलुक करती थी। लाइक जितना क्लास में हुआ उतना तो डेफिनेटली करना ही था। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने रिपीट में, आई एम बीइंग फ्रैंक, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था बिकॉज मेरा स्कोर उसके वजह से ही थोड़ा लो गया था। तो क्योंकि मुझे फिजिक्स में मुझे समझा था कि मुझे बहुत वर्क करना है अभी, तो आई यूज टू गिव मोर टाइम टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो। साथ ही साथ लाइक एवरी डे बायो का मैं एनसीईआरटी रीडिंग वाज कंपलसरी, जितना क्लास में हुआ है उसका। और थोड़ा सा ऐसा रहा तो एमसीक्यू सॉल्व करती थी मैं उसका बायो का। लाइक 2 आवर्स बायो को दे देते थे फिर। हाँ, फिर भी। और संडे को टेस्ट होता था तो सैटरडे को थोड़ा बायो को मैं एक्स्ट्रा टाइम देती थी। हाँ, उसके एक वीक का टोटल कवर अप हाँ, यानी 4 दिन इसको ज्यादा टाइम दे दिया, बायो कम दे दी, लेकिन हाँ, सैटरडे के दिन, हाँ, ताकि पूरा प्रिपेयर हो जाए। फिर उसमें मार्क्स भी अच्छे आते थे, तो वो स्ट्रैटेजी मैंने फिर लास्ट तक वैसी ही रखी क्योंकि मार्क्स मिल रहे थे उससे। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरा हमेशा से मेन मेरा ये पॉइंट था, क्योंकि मुझे पता था उस पर मेरे मार्क्स जा सकते हैं। एंड मेरे डैड भी बोले थे कि उनको ही ज़्यादा टाइम दो। तो फिर मेरा फिजिक्स और केम के लिए मतलब ऐसा था कि रेगुलर इनको 3-3 घंटे देने ही देने हैं कैसे भी करके, और 2 घंटे बायो का। हाँ, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी कि इससे ये समझ में आता है कि जो आपको डिफिकल्ट लगे उन चीजों को ज्यादा टाइम देना, और जो इजी है लाइक रिपीट में एक आइडिया तो रहता ही है कि क्या हमारा बेस क्या है, तो वो बेस देख के मैंने आगे की स्ट्रैटेजी बनाई। यानी आपने खुद का एक एनालिसिस कर लिया पहले कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ में ही रहने दिया और वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा प्लानिंग इस जर्नी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लक्ष्मी ने किया। प्लानिंग करो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। जैसे इंटरव्यूज तो आप काफी सारे देखते हो, सफल हो गए जो स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो लक्ष्मी ने भी ऐसे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन उसने खुद की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली कि मुझे क्या करना है, मेरा बेस्ट क्या है, वीक क्या है। वीक वाले सेक्शंस को ज्यादा टाइम देकर, जो अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, उसको कम समय में भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो भी आप शेड्यूल बना रहे हो, वो शेड्यूल अगर 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में आपके लिए वर्कआउट कर रहा है तो वो शेड्यूल कांस्टेंट रखो, नहीं तो उसको मेंटर की हेल्प से चेंज। एंड सर ने बोला था वो डिसाइड सिर्फ मार्क्स से होगा और किसी नहीं होगा। तुम्हारा अंदर का कॉन्फिडेंस विल नॉट डिसाइड इट विल डिपेंड ऑन योर मार्क्स, कि तुमको हर वीकली टेस्ट में कितने आ रहे हैं, किसमें अच्छा आ रहे हैं, उससे डिसाइड करो। वीकली टेस्ट ज्यादा मैटर करता है। हाँ, बहुत। फाइनल एक उड़ान टेस्ट सीरीज शुरू किया था, उसके बारे में। उड़ान टेस्ट सीरीज आपने कितने पेपर्स उसमें दिए, या उड़ान टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने क्या क्या चीजें? उड़ान टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हुआ तो लाइक तब हम हमारे लास्ट फेज में आ गए थे प्रिपरेशन के लिए। तो फिर जब सर ने स्केड्यूल बनाया था तो सर ने उस हिसाब से बनाया था कि हम वापस से सारे चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर ले। एमसीक्यू भी उस दिन सॉल्व हो जा रहे थे, तो उसके वजह से हमको बहुत बेनिफिट हुआ। लाइक हम तब तक 12th भी कंप्लीट कर दिए थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा 12th पे फोकस कर रहे थे। बट देन जब उड़ान टेस्ट सीरीज आई, इट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो फिर हमने वापस से वो 11th का फर्स्ट चैप्टर से उसके नोट्स भी हमने एक बार देख लिए, एनसीईआरटी भी ओवरलुक कर ली, एमसीक्यू भी सॉल्व किए। तो हम लाइक वी वर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर। हमको सर ने भी बोला था कि ये तुम्हारा लास्ट, ऐसे समझो कि यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द लास्ट टाइम। तो हमने हमारा वो चैप्टर फिर ऐसे स्ट्रैटेजी, ऐसा स्केड्यूल ये मेंटेन किया कि इस बार पढ़ेंगे, फिर एग्जाम में डायरेक्ट फाइनली नोट्स देखेंगे एंड वी आर डन विद द चैप्टर। फिर उसके सारे डाउट्स भी हमने क्लियर सॉल्व करवा लिए। लाइक आई स्टिल रिमेंबर हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हार्ड जा रहा था, तो हमने पीडी सर से पहले पूछ के फिर हमने सर को बोला था कि प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो वो एक चैप्टर हमको वापस से। फिर हमने वो वैसे सारे ऐसे करके हमने सारे जो भी हमारे वीक पॉइंट्स थे हमने ऐसे कंप्लीट कराए उड़ान टेस्ट सीरीज़ के स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली। और फिर जब आई स्टिल रिमेंबर हमने जब फर्स्ट पेपर दिया था उड़ान टेस्ट सीरीज़ का, तो वो बहुत फर्स्ट चैप्टर था, तो हम लोग वी वर लाइक कि ठीक है हो जाएगा हमसे। बट जब हमने पेपर देखा तो इट वाज फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, लाइक एक लाइन थी उसमें एनसीईआरटी की। तो हम लोग उस दिन सब जब बाहर निकले वी वर ऑल डिस्कसिंग कि बाप रे एनसीईआरटी को बहुत टाइम देना पड़ेगा। सर ने एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पेपर निकाला था। तो फिर हमने नेक्स्ट जब टेस्ट हुआ तो फिर हम अच्छे से एनसीईआरटी लर्न करके एकदम अच्छे से पढ़ के आए थे। फिर वो नेक्स्ट टाइम से फिर हम अच्छे से हो रहा। और मेरे ख्याल से
जब तक आपके लेक्चर शुरू रहते हैं, सिलेबस शुरू रहता है, वो प्रिपरेशन का फेज अलग रहता है, और जब आखिरी टेस्ट सीरीज के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो वो फेज कंप्लीट डिफरेंट रहता है। एकदम तो मेरे ख्याल से जो इनिशियल प्रिपरेशन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हाँ Right? बिल्कुल उसमें दूसरा कुछ नहीं करेंगे, नहीं और उसमें हर चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कैसे निकाल सकते करेक्ट हैं ना, वो बात। लाइक हम कैसे रिमेम्बर करेंगे वो, अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम कैसे बाद में इसको याद रख सकते हैं, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग द सेशन इन द Current क्लास। chapters हाँ और फिर फाइनल प्रिपरेशन में जो वीक पॉइंट्स है उसको रिवाइज कर। बहुत अच्छे। आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल इंटरव्यू रहेगा सबकी, बार बार देखिएगा ये सेव करके। जब भी आपको प्रिपरेशन में क्या करना है, यानी ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, मैंने आपका इंटरव्यू यानी डिसाइड करके लिया है कि बहुत ज्यादा छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, छोटे प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम सभी को आते हैं, कम लोग शेयर करते हैं, राइट। तो इस इंटरव्यू के थ्रू सभी को ये पता चल गया, प्रॉब्लम्स आपके भी वही थे, इसलिए प्रॉब्लम्स सोल्यूशन निकाले, आउट किया, और बहुत अच्छे से वो ये सक्सेस मिला है। सो टीम सी विशेस यू वेरी बेस्ट लक, आप बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, भी ट्रीटमेंट की जरूरत तो कभी बोला नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू लक्ष्मी, एंड लक्ष्मी तरफ से बहुत बहुत बधाई आई इस इंटरव्यू। थैंक यू।